अभी जो ऑफ रोडिंग का सीन था, ऑफ रोडिंग नहीं कह सकते हैं, वो रोड ही नहीं थी और ऊपर से पानी गिर रहा था। तो कैमरा मैंने अंदर रख लिया था, बड़ी मुश्किल से आदमी वहाँ से निकला है। हम लोग फाइनली तातो पानी पहुँच गए हैं। यहाँ पे सोच रहे हैं कि लंच कर लें और थोड़ा सा हॉट स्ट्रीम जो है आपका वो देख लेते हैं। ये मेरे बगल में है तातो पानी का हॉट स्प्रिंग और यहाँ पे ये गर्म कुंड है। जैसे लोग आ रहे हैं यहाँ पे नहाने के लिए, तो लौटते वक्त अगर आपको मौका मिलेगा तो जाएंगे। तो अभी लंच इधर का हो गया। यहाँ पे हमने लंच किया है। ये कौन सा होटल है? ये सारे बाइकर्स हैं हमारे साथ जो राइड कर रहे हैं। तो हम लोग ने अभी, ये जगह है तातो पानी और तातो पानी में ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, होटल नेचुरल स्प्रिंग प्राइवेट लिमिटेड। आपका स्टे भी यहाँ पे अच्छा है और फूड भी अच्छा है। तो अगर आप जोमफिम की तरफ जा रहे हैं और तातो पानी में स्टे करना चाहते हैं तो ये अच्छी जगह है आपके रुकने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। सभी राइड एकदम रेडी है यहाँ निकलने के लिए। तो फाइनली निकलते हैं। तो फाइनली हम लोग निकल गए तातो पानी से। अभी जस्ट थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे और ये है रोड की कंडीशन। इधर काफ़ी पानी गिर रहा था बेनी के आगे। तो बेनी के आगे की रोड जिस तरह से हमने अभी तक उम्मीद की थी और जिस तरह की रोड देखी थी उससे तो बहुत बेकार रोड है और बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ रही है। गाड़ी क्या चलानी पड़ रही है? गाड़ी हमको चला रही है, हम गाड़ी को नहीं चला रहे हैं। यहाँ भी ये कंडीशन है, काफ़ी गाड़ी स्लिप कर रही है टायर यहाँ पे। अब ये रोड कहाँ तक जाएगी ऐसी अभी कुछ पता नहीं है। अभी हम लोग को बस ऐसे ही रोड पे आगे चलते जाना है। सबसे ज़्यादा कैमरा पे लग नहीं रहा है लेकिन ये स्लोप है तो स्लोप की वजह से और दिक्कत हो रही है। मेरे राइट हैंड साइड पे जो रिवर है वो है काली गंडकी रिवर। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बेनी से जोमसम के बीच का रास्ता है, इस रास्ते पे वर्ल्ड का डीपेस्ट जॉर्ज एक्चुअली क्या होता है कि वो पॉइंट होता है जैसे दो पत्थर है उसके बीच से पतला गलियारा होता है जहाँ से रिवर पास होती है। तो वर्ल्ड का डीपेस्ट जॉर्ज जो है काली गंडकी का वो इसी रास्ते पर ही है। और मुझे लगता है कि जो अगर हम उसकी गहराई की बात करें तो ऐसे तो मेजर नहीं हो पाएगी, पर अगर हम इस एरिया में जो हाईएस्ट पीक है अन्नपूर्णा 1 की, उस पीक से अगर उसकी गहराई नापे तो करीब 18,500 फीट के आसपास उसकी गहराई है। और अगर रोड से अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि 9 से 10,000 फीट उसकी गहराई होगी। और ये वर्ल्ड का डीपेस्ट जॉर्ज है। रास्ते में हमको अच्छे अच्छे वाटरफॉल मिल रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो रास्ता है ये एडवेंचरस लवर के लिए है, इसमें फुल एडवेंचर है। अभी तो बरसात का मौसम नहीं है तब ये एडवेंचर है। अगर बरसात का मौसम हो जाए तो सोचिए रोड की क्या कंडीशन है। मैं तो ये एक्चुअली बरसात इसके बाद स्टार्ट होने वाली है, अभी बरसात स्टार्ट नहीं हुई है। बरसात में तो मुझे लगता है कि रास्ता बंद कर दिया जाता होगा। सिर्फ एक ही मीडियम होता होगा कि आप एयर के मीडियम से या हवाई जहाज़ के रास्ते से ही आए। एक्चुअली आगे जॉमसम में एयरपोर्ट भी है तो लोग मुझे लगता है बरसात में उधर ही से ही आते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है ये है एक वाटरफॉल। ये पड़ता है जॉमसम या कह सकते हैं लेते से थोड़ा सा पहले ही पड़ता है, घासा से पहले कह सकते हैं, घासा से पहले पड़ता है। अभी आप देखेंगे इस वाटरफॉल का नाम है रूपसे वाटरफॉल और इसकी जो टोटल हाइट है वो है 900 फीट। 900 फीट के ऊपर से ही ये पानी गिरता है और ये अच्छा खासा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। इस रास्ते पे लोग यहाँ पे काफ़ी देर रुकते हैं, फ़ोटोशूट करते हैं। है तो सुंदर पर थोड़ा डेंजरस भी है। कभी कभी यहाँ से लैंडस्लाइड और पत्थर भी आ जाते हैं पानी के साथ। तो हम तो नहीं रुके, हम तो निकल गए।
क्योंकि रास्ता हम देख के वैसे ही पहले ही हम लोग की हालत ख़राब है, तो यहाँ रुक के कोई मतलब नहीं बनता था। अभी शाम हो गई तो जल्दी से जल्दी इस रास्ते को कवर करना चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी जॉमसम पहुँच जाएँ। तो बस हम लोग चल ही रहे हैं, अभी तक तो कहीं रुके नहीं है, ना रुकने की कोई जगह भी है। तो बड़ी सावधानी से यहाँ पे हम लोग को गाड़ी चलानी पड़ रही है। कहीं कहीं ऐसे पॉइंट मिल जा रहे हैं जहाँ पे इतना स्लिस है कि गाड़ी का टायर भी फंस जा रहा है वहाँ पे। हम लोग को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, पर हमारे साथ जो एक बाइक है जिसमें 2 लोग हैं, इनको थोड़ी दिक्कत हो जा रही है। ओवरऑल देखा जाए तो इस ट्रिप में सबसे ख़राब रोड जो है वो यही रोड है। और अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ हमारे पास थी, हमने जैसे मैंने बताया ना कि आपको कि हमारे पास 3 हिमालयन है, एक मीटियोर है, एक इलेक्ट्रा है और एक क्लासिक न्यू जो नई वाली क्लासिक है वो है। अभी तक किसी भी गाड़ी में पावर लैग की प्रॉब्लम या कोई भी एनी अदर इशू अभी तक तो किसी गाड़ी में नहीं हुआ। सारी गाड़ियां कैपेबल हैं इस रोड पे चलने के लिए। थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस की प्रॉब्लम हो रही है कुछ गाड़ियों में, बट वो मैनेज किया जा सकता है। तो आप कभी किसी गाड़ी से अगर आना चाहें, आगे की किसी भी गाड़ी से, तो आप बेझिझक उठाइए गाड़ी, अपना लगेज पैक करिए और चले आइए। कुछ इस तरह की वाटर क्रॉसिंग मिली रास्ते में, हम लोगों ने काफ़ी ऐसी इस वाटर क्रॉसिंग में एंजॉय किया। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि पानी बीच बीच में तेज़ हो जा रहा था, तो कैमरा बंद करना पड़ रहा था। तो वाटर क्रॉसिंग एंजॉय करते हुए हम लोग इस टफ रास्ते को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी पहुंच गए हम लोग घासा, और यहाँ पे परमिट चेक होता है, तो परमिट अभी चेक कराएंगे, गाड़ी की एंट्री कराएंगे और फिर घासा से आगे बढ़ेंगे। तो एंट्री करा के आगे बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं। अभी घासा से ही ग्लेशियर दिखना शुरू हो गया। वो देखिए ऊपर आइस स्नो पड़ी हुई है ऊपर। और आज मुक्तिनाथ में भी सुना है कि फ्रेश स्नो हुई है, तो अब यहाँ के वास्ते स्नो दिखना शुरू हो जाएगी। बस यहाँ पे एंट्री हो जाए और यहाँ एंट्री होने के बाद हम लोग निकलेंगे। तो अभी जो ऑफ रोडिंग का सीन था, ऑफ रोडिंग नहीं कह सकते हैं, वो रोड ही नहीं थी और ऊपर से पानी गिर रहा था। तो कैमरा मैंने अंदर रख लिया था, बड़ी मुश्किल से आदमी वहाँ से निकला है। वो जगह थी आपकी तातो पानी से लेकर घासा तक, भाई रोड ही नहीं है। ऊपर से इतना स्लस कि पूछो मत, बहुत स्लस था अंदर, गजब। कैमरा अभी मैंने यहाँ पे जब जॉमसम से करीब 20 किलोमीटर पहले लगाया है। यहाँ पे एक्चुअली बस पानी नहीं है, लेकिन पीछे कह सकते हैं उसे लेते से पहले तक पानी है। बाकी भाई पानी गिरने, रोड वैसे अगर देखा जाता कि पानी नहीं गिरता तो ऑफ रोड था, पर उसको किसी तरह पैच के पास कर लिया सकता था, लेकिन प्रॉब्लम आई पानी की वजह से। वहाँ पे गाड़ी हमको चला रही थी, हम गाड़ी को नहीं चला रहे थे, ऑटो पायलट मोड पे लगी हुई थी गाड़ी। कोल्ड डेजर्ट में आ गए। कुछ नेपाली राइडर्स भी मुझे लगता है जा रहे हैं लोग। होंडा CRF, पल्सर और यमहा। मारफा, अभी ये है मारफा विलेज का गेट, मारफा की एंट्री। और मारफा विलेज का ये रास्ता, ओके अंदर रास्ता है ना, ओके सर। अभी हम लोग ओल्ड मारफा विलेज जा रहे हैं, और इसको मिस कर देते तो बड़ा गड़बड़ हो जाता। यही मुक्तिनाथ टेम्पल और मारफा विलेज, यही दो चीज़ यहाँ की देखने वाली है, तो चलते हैं। वो है, ये है एंट्री गेट ऑफ मारफा।
ओह माय गॉड, क्या बात है भाई, क्या बात है, मज़ा आ गया। दूसरी दुनिया में पहुंच गया गेट से अंदर आते ही। तो चलिए थोड़ी बात मारफा के बारे में भी कर लेते हैं। मारफा नेपाल के धौलागिरी रेंज में, जो धौलागिरी वाला एरिया है, उस एरिया में एक छोटा सा गांव है जिसकी हाइट अगर हम सी लेवल से बात करें तो करीब 2680 मीटर्स के आसपास है। कि ये मारफा गांव काफ़ी पुराना गांव है और ये मारफा विलेज बेसिकली जब नेपाल और तिब्बत के बीच में ट्रेड होता था उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें फेमस हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे सेब के बागान बहुत जाता है। पूरे नेपाल में सेब यहीं से ही जाता है। इसकी भी एक यहाँ पे एक फेमस जो है यहाँ के सेब की ब्रांडी जो हर घर में बनती है, उसकी भी एक कहानी है। उसकी कहानी ये है कि एक बार राजा महेंद्र जो थे वो यूएस और यूरोप के ट्रिप पे थे। जब वो ट्रिप पे थे तो वहाँ पे एक आदमी उनको नेपाली मिला, तो वो वहाँ पे काम करता था। राजा महेंद्र उससे मिले, पूछे आप यहाँ क्या करते हो? तो कहता है मैं यहाँ पे अंगूर की खेती करता हूँ, उससे वाइन बनाता हूँ। तो राजा ने उसको एक बात बोली कि आप जो काम यहाँ पे करते हो वो अपने देश में आके करो। आप मारफा जाओ, वहाँ पे सेब के बागान है, जो सेब होगा उससे आप वाइन बनाओ। वो आदमी वहाँ से वापस आया और उसने सेब के बागान लगाए और देन उसके बाद उस सेबों से उसने वाइन बनाई, जो इस समय मारफा वाइन से नाम से फेमस है। ये मारफा वाइन पूरे वर्ल्ड में भेजी जाती है यहाँ से। और अगर जो वाइन के शौकीन है वो यहाँ पे आके इस सेब की वाइन को ज़रूर लेते हैं। खैर इसके अलावा भी बहुत चीज़ें यहाँ पे फेमस हैं। जैसे कि मैंने बताया कि तिब्बती शरणार्थी यहाँ पे आए थे और काफ़ी टाइम यहाँ रहते हैं, अभी भी रहते हैं। तो बेसिकली यहाँ की जो जीवन शैली है वो तिब्बत से बिल्कुल मेल खाती है। जो तिब्बती हैं वो यहाँ पे जो उनकी शिल्प कला है, वो अगर आप इस गांव में जाएंगे तो आपको वहाँ की शिल्प कला पूरी आपको देखने को मिलेगी। अब हम लोग मारफा से बाहर भी आ गए। ये एग्जिट पॉइंट ऑफ मारफा। मारफा में एप्पल गार्डन के अलावा भी और भी चीज़ें घूमने के लिए हैं। यहाँ पे एक मठ है जिसका नाम है सैमटन चोलिंग मठ। आप सैमटन चोलिंग गुम्बा, जिससे मठ गुम्बा ही बोलते हैं एक्चुअली यहाँ पे मठ को, वहाँ पे जाके उसको भी घूम सकते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, इकाई कावागुची म्यूज़ियम नाम से वो फेमस है। ये म्यूज़ियम एक भिक्षु के नाम पे पड़ा जिनका नाम था कावागुची, जो जापानी भिक्षु थे और यहाँ पे आके करीब 2 साल यहाँ पे रहे। और इसी दौरान उन्होंने एक बुक लिखी, स्ट्रेंजर इन तिब्बत नाम से उन्होंने एक बुक लिखी है। जिस घर में वो रहते थे उसी घर को ही म्यूज़ियम के रूप में बना दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो उसको भी घूम सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मारफा फाउंडेशन का ऑफिस है जिसको आप देख सकते हैं। मारफा फाउंडेशन का बेसिकली जो मेन मोटिव है वो यहाँ की जो नेपाली संस्कृति है उसको संरक्षित करने का काम है यहाँ पे करता है मारफा फाउंडेशन। तो ये सब प्लेस मारफा के अंदर है, आप जिनको घूम के अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे रुक सकते हैं। अगर आप मुक्तिनाथ के ट्रिप पे हैं तो आप जॉमसम और मुक्तिनाथ में अगर होटल नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी एक रात स्टे कर सकते हैं और इसके आसपास का पूरा एरिया घूम सकते हैं। खैर हम लोग मारफा से निकल गए और अब हम लोग जॉमसम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये रास्ते थोड़े से वीराने टाइप के होते जा रहे हैं, जैसे हम किसी डेजर्ट में जा रहे हैं। एक्चुअली में ये कोल्ड डेजर्ट वाला ही एरिया है। यहाँ पे जैसे ग्रीनरी होती है वो बहुत कम होती है, ना के बराबर ही होती है। और पूरा प्लेन हाई एल्टीट्यूड पे प्लेन होने की वजह से यहाँ पे हवा भी बहुत तेज़ चलती है। काफ़ी यहाँ पे टेम्परेचर इस समय का करीब 1 और 2 डिग्री के बराबर है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जॉमसम के लिए। पूरी ट्रिप अभी तक जितनी भी थी काफ़ी इन्जॉय किया हमने। और जैसे ही हम लोग इधर कहते हैं लेते के आगे बढ़े तो पूरा नज़ारा ही चेंज हो गया। उधर ऊंचे ऊंचे पहाड़, ग्रीन पेड़ पौधे, पानी सब मिल रहा था और यहाँ पे एकदम सूखे लाल पहाड़ मिल रहे हैं।
अगर आपने कभी लद्दाख की यात्रा की होगी तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जाके कैसा लगता है। उससे थोड़ा सा टफ़ है ये। लद्दाख तो काफ़ी इजी हो गया है अब, और ये थोड़ा टफ़ एरिया है। यहाँ पे रोड्स नहीं है, बस जिस तरह की गवर्नमेंट ने बना रखी है, थोड़ी बहुत सुविधाएं हैं, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। इसके आगे जॉमसम है जहाँ पे होटल्स हैं, ज़्यादा घर, वहाँ पे भी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। जब यहाँ पे 6 महीने जब बर्फ़ नहीं रहती है तो वहाँ पे होटल्स खुलते हैं जहाँ पे लोग स्टे करते हैं। तो आज हमारा जो स्टे है आज जॉमसम में ही है। तो हम लोग जॉमसम की तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी लेट हो गया है, करीब 6:30 बज गया होगा हम लोग को। और पूरा हम लोग लगेज और हम लोग भी भीगे हुए हैं, तो ठंड भी अच्छी खासी लग रही है अभी। बस इसी बात का इंतज़ार है कि कब जॉमसम दिख जाए और वहाँ पे जल्दी से होटल मिल जाए। तो उसी तलाश में बस बढ़ते चल रहे हैं। और देखें कि जो हमारे साथ कुछ राइडर्स हैं उनका तो होटल पहले से ही कुछ बुक है, लेकिन हमारा भी बुक नहीं है। तो देखें अभी हमको होटल मिलता भी है कि नहीं मिलता है, या कैसे क्या स्ट्रगल करना पड़ता है होटल के लिए। तो चलिए चलते हैं जॉमसम, वही जॉमसम में मिलते हैं। ओह माय गॉड, बगल में देखिए आप। मेरे जो राइट साइड में अभी जो आपने ग्लेशियर देखा, एक्चुअली में ये नीलगिरी रेंज है, और इसी नीलगिरी रेंज के बगल में ही जॉमसम सिटी बसा हुआ है। और ये जो नीलगिरी रेंज है, इसकी जो पीक की हाइट है करीब 24,000 फीट है। हाँ बताओ। ग्रीन गेस्ट हाउस। ग्रीन गेस्ट हाउस सामने ही है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं जॉमसम के अंदर। तो फर्स्ट हमारा काम है कि होटल ढूंढना है। अभी होटल लेना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि कल यहाँ पे कोई फेस्टिवल है, जिसकी वजह से पूरा जॉमसम मुक्तिनाथ मारफा पैक है। अभी देखते हैं जहाँ पे रूम मिल जाए वहीं पे स्टे करेंगे। तो सर्च जारी है, कोशिश कर रहे हैं। यही लगा दे पिन। ये वाला बाइक ना अब सीधा कर दो ऐसे, तो हम लोग उधर चले जाएंगे, है ना। तो फाइनली हम लोग को रूम मिल गया, जिस होटल का नाम है नीलगिरी होटल, और इसकी जो कॉस्ट है 1000 है पर नाइट। 4 बेडरूम है। अब हमारा सबसे पहला काम है कि हम लोग अपने कपड़े जो गीले हैं उसको चेंज करें, डिनर करें और रेस्ट करें, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है इस राइड पे रेस्ट करना, क्योंकि कल सुबह की राइड थोड़ी सी टफ होने वाली है, क्योंकि वो हम लोग को हाई एल्टीट्यूड पे करना है। तो आज तक का सफ़र यहीं तक का था। अब नेक्स्ट सफ़र में जो कल का होगा उसमें मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।